नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर ना। आइए, बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, दरअसल ये बीकॉम वाले बच्चों को के सिलेबस में भी इंक्लूड किया जाता है। तो बीए, बीकॉम और बीएससी है ना। तो फर्स्ट ईयर में जिनके भी वोकेशनल सब्जेक्ट में व्यक्तित्व विकास, दैट मीन्स की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला सब्जेक्ट है, उनकी मॉडल क्लासेस आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मॉडल क्लासेस का मतलब क्या हुआ? क्लासेस फुल विस्तार के साथ ही रहेगी, है ना, फुल लेंथ के साथ ही क्लासेस रहने वाली है। लेकिन अब चूंकि पहली क्लासेस लिए मैं इतना इंट्रो आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ज्यादा माइंड मत कीजिएगा कि सर आप इतना टाइम लेते हैं। अगली क्लासेस से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्लासेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज चूंकि पहली क्लास है तो मैं आप लोगों का बताना बहुत जरूरी है। दरअसल ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के वोकेशनल सब्जेक्ट में व्यक्तित्व विकास वाला सब्जेक्ट, इसमें है ये मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या है कि लास्ट ईयर में मैंने जितने भी आपको मॉडल क्वेश्चन दिए थे, है ना, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन दिए थे, उन सारे क्वेश्चनों के आंसर टॉपिक के रूप में हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। कहने का अर्थ अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो जो मॉडल पेपर में आपको देने वाला हूं 2026 के एग्जाम के लिए, उन मॉडल पेपर की क्लास ही मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं, ताकि आप क्वेश्चनों के आंसर के लिए भटकना आपको ना पड़े। ठीक है ना। तो जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, मैं आपको 15 कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के लिए, उन 15 कॉन्सेप्ट पर मैं आपको यहाँ पर डिटेल में क्लासेस देने वाला हूँ। तो अगर आपने ये 15 कॉन्सेप्ट कवर कर लिए तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेरी गारंटी, अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा तो 90% तक इस सब्जेक्ट में आप लोग कवर कर सकते हो, लेक्चर नंबर फर्स्ट से लेकर लेक्चर नंबर 15 तक में ना। तो ये जो सीरीज स्टार्ट में आज कर रहा हूं, ये पूरे 15 लेक्चरों की सीरीज होने वाली है। चलिए, तो आज से हम इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। और इसका आज का जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला टॉपिक है हमारा, वो है व्यक्तित्व पर आधारित। व्यक्तित्व क्या है, इसी के अंतर्गत हम बात करेंगे। व्यक्तित्व का की अवधारणा क्या होती है, कि कितने प्रकार का होता है, इसको निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, ये सारी चर्चा जो एकदम बेसिक लेवल पर होना चाहिए, है ना। एक सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले जो हमें चर्चा बेसिक तौर पर करना चाहिए, ताकि आपको बेसिक इंट्रो आपको पता चल जाए सब्जेक्ट का, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो आइए जरा जो स्टार्टिंग की जो भी प्रोसेस है वो हम समझ लें, और उसके बाद हम क्लास में एंट्री करेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपके प्लेलिस्ट में जाने के लिए पूरा रास्ता क्लियर है। अगर आप अन्य सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको विशेष रूप से बता दूं, बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए फाउंडेशन की न्यू बैच भी स्टार्ट हो चुकी है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जो नए बच्चे हैं उनको बता रहा हूँ स्पेशली, है ना। इसके अलावा प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप जाकर कर सकते हो। वहां पर भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ और एकदम निःशुल्क है। इसके अलावा ये जो आईएमपी क्वेश्चन की नोट्स होती है ना, वो भी अवेलेबल है। क्लास के एंड में मैं आपको ये सब कुछ बताने वाला हूं। और हाँ, एक बात विशेष और है आप लोगों के लिए, मैं लास्ट में आपको ना एक एग्जाम टिप भी दूंगा। लेक्चर के एकदम लास्ट में एक स्लाइड मैंने स्पेशल रखी है, और हर लेक्चर में जो टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूं ना, उस हर टॉपिक की तैयारी करने के बाद में उसको एग्जाम में लिखना कैसे, अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो उसको लिखना कैसे है, ये मैं लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में, हर लेक्चर में बताऊंगा आप लोगों को एग्जाम टिप के रूप में। ठीक है ना। ये फाउंडेशन के नोट्स है, जिन दोस्तों को भी चाहिए मैं लेक्चर के लास्ट में सब कुछ बताऊंगा आपको। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, ये कंप्लीट सिलेबस है ना। इसमें 3 यूनिट है आपकी। तीनों यूनिट में देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 15 टॉपिक मैं यहाँ पर कवर करूंगा इस सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले यूनिट जो है आपकी व्यक्तित्व, सफलता और असफलताओं को, है ना, असफलताओं का सामना करना, ये पहली यूनिट है आपकी। दूसरी यूनिट है समय और तनाव प्रबंधन और रोजगार परखता लब्धि। तो ये 2 यूनिट है। जैसे पहली यूनिट में आपके 7 टॉपिक हैं, वहीं दूसरी यूनिट में आपके 4 कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 11 हो गए। अब बचे कितने आपके? मात्र 4 कॉन्सेप्ट। तो थर्ड यूनिट में 4 कॉन्सेप्ट है, आगे बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल आज हम टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, व्यक्तित्व की अवधारणा, प्रकार एवं निर्धारक तत्व। तो ये अच्छे से आप ट्रांसपेरेंसी के साथ समझ लीजिए कि हम इस सब्जेक्ट के साथ ही, आप देख पा रहे हैं, यूनिट फर्स्ट का पहला ही टॉपिक हमने आज ये लिया है। अब एक और विशेष बात मैं आप लोगों से बोलना जा रहा हूं दोस्तों। अगर देखिए यार, यहाँ पर जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब ये कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा निर्धारित है, मेरे द्वारा बनाया गया है। एग्जाम में किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन कौन से टॉपिकों पर आधारित होते हैं, उस आधार पर मैंने ये इंडेक्स तैयार किया है। ठीक है, किसी किताब का छापकर नहीं लाया हूं कि आप किताब पढ़ तो उसमें मैच कर लोगे।
आपकी बुक में हूबहू मैच नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करके अगर इसको मैच करोगे तो बिल्कुल मैच हो जाएगा। यहां पर अगर आप टॉपिक को पूरा कंप्लीट देखने की अपेक्षा अगर आप कॉन्सेप्ट को देखोगे तो बिल्कुल आपके सिलेबस से मैच होगा। आपके सिलेबस से बाहर का नहीं पढ़ा रहा हूं मैं ना, आपके सिलेबस के अंदर का ही है, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक मैच नहीं होंगे। और इसीलिए मैंने क्या कहा है कि जो क्लास स्टार्ट की है मैंने, ये मॉडल क्लास स्टार्ट की है। इसमें मैं सिर्फ वही कॉन्सेप्ट कवर करूंगा जो आपके एग्जाम के लिए आवश्यक है। 90% का मैंने प्रॉमिस किया है इस बार एग्जाम में इस सब्जेक्ट पर। तो 90% में पूरी ईमानदारी से पढ़ने वाले बच्चे को इस सब्जेक्ट में दिलाकर रहूंगा, ठीक है ना। तो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं बस उन्हीं कॉन्सेप्टों का आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिएगा, बाकी के बेकाबे में मत आना। चलिए, तो ये 2 यूनिट है ना, इसमें पहला कॉन्सेप्ट हम लेने वाले हैं, पहला टॉपिक लेने वाले हैं, और आप ये 3 यूनिट भी देख सकते हैं, इसमें 4 टॉपिक यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। 1 बाय 1 करके हर टॉपिक पर एक क्लास होगी पर डे। चलिए, तो शुरू करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट मैं हर क्लास में लेकर के आता हूं इसको, ताकि आप लोगों की जो है ना बुद्धि परखता है वो और अच्छी से हो जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, 5 पॉइंट, यानी कि मैं 5 पॉइंटों के आधार पर आज का सेशन लेने वाला हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट में जो नए बच्चे हैं वो भी एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये स्लाइड होती है ये बताने के लिए कि आज के इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले यूनिट नंबर फर्स्ट का पहला टॉपिक हमने लिया है, ठीक है ना। और इसमें हम 5 पॉइंटों के आधार पर क्लास को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम आज की क्लास में देखेंगे व्यक्तित्व की अवधारणा को, ठीक है। उसके बाद में व्यक्तित्व कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकारों को देखेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड में हम व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक देखने वाले हैं। तो इन 3 पॉइंटों के माध्यम से आज का जो आपका टॉपिक है व्यक्तित्व का परिचय, ये टॉपिक आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में हम एग्जाम टिप्स देखने वाले हैं। अब मान लो कि जो क्वेश्चन मैं आज के इस टॉपिक के आपको दूंगा वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो उन क्वेश्चनों का आंसर लिखना कैसे है, उसकी शुरुआत कैसा करना है, उसमें जो बुलेट पॉइंट होते हैं उनका यूज कैसे करना है, आपको जो चार्ट होती है उसका यूज करना है कि नहीं करना, ये सारी बात मैं एग्जाम टिप में करने वाला हूं। और लास्ट में हम 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, एमसीक्यूज, 5 एमसीक्यूज, क्योंकि आपके एग्जाम में पेपर में आते हैं लास्ट में 5 नंबर के लिए। तो हर टॉपिक पर मैं 5-5 एमसीक्यू भी देते चलूंगा ताकि आप लोगों की तैयारी हर बेसिस पर मजबूत बन जाए, क्योंकि 90% का मैंने प्रॉमिस किया है। तो मैं उसी आधार पर उसी स्ट्रेटेजी के साथ में आपको क्लास लेने वाला हूं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले लेंगे पहला पॉइंट, व्यक्तित्व की अवधारणा। व्यक्तित्व की अवधारणा, ठीक है। लेकिन उससे पहले यह प्रश्न नोट डाउन कर लीजिए, जिन दोस्तों के पास क्वेश्चन नहीं है वो अच्छे से इन क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन मैं आज के टॉपिक पर देकर जा रहा हूं, और इतना समय मुझे इसलिए लग रहा है समझाने के लिए क्योंकि पहली क्लास है। ये 2 क्वेश्चन वो है जिनकी तैयारी में आगे इस लेक्चर में करवा रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको आज के इस लेक्चर में मिल जाएंगे। और ये 2 क्वेश्चन आम क्वेश्चन नहीं है, यह बात याद रखिएगा, आम प्रश्न नहीं है। ये एग्जाम के लिए जो मैं आपको मॉडल पेपर देता हूं ना, उन्हीं मॉडल पेपरों से लिए गए 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्यक्तित्व की अवधारणा, प्रकार, प्रारूप दृष्टिकोण, व्यक्तित्व के निर्धारक कारक, क्लियर है। यहां से आज के सेशन से कवर हो जाएगा। पर्यावरणीय और सांस्कृतिक कारक क्या होते हैं, वे हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये सारी बातें आज के सेशन में कंप्लीट कवर होगी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, पॉइंट नंबर 1 से कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या था, व्यक्तित्व की अवधारणा, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। तो अभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट तक नहीं पहुंचे हम, अभी हम बात कर रहे हैं किस पर, सिर्फ व्यक्तित्व की। यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास को हम समझे उससे पहले व्यक्तित्व को तो समझ लीजिए। जब व्यक्तित्व को समझ लेंगे तभी तो उसका विकास करेंगे। तो पहले आवश्यकता क्या किस बात की है समझने की, व्यक्तित्व की। तो आज का सेशन व्यक्तित्व के सामान्य जो अवधारणा है उसी पर है। आइए तो शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। जिसको व्यक्ति मतलब इस सब्जेक्ट का जीरो ज्ञान है, किसी को कुछ भी नहीं पता ना, वो भी आज के सब्जेक्ट से पूरा ज्ञान लेकर के जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप लोग है ना एकदम फोकस होकर के क्लास के सामने, उस मोबाइल के सामने या टीवी के सामने या कंप्यूटर सामने बैठ जाइए, जिसमें भी आप लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये पूरा टॉपिक कैसे आपके दिमाग के अंदर डालना है, इंस्टॉल करना है, वो सब मेरी जिम्मेदारी है। बस आप एक बार अच्छे ध्यान से फोकस हो जाइए और ये मान करके चलिए बैठने के बाद में कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, कि जो कुछ करना है वो आपको समझना है, वो समझाना कैसे है वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए पहले बेस बना लेते हैं, व्यक्तित्व है ना, पर्सनालिटी।
आम जनजीवन में हम, या हम कहें कि अपने रियल लाइफ में कई बार, दिन भर में कई बार हम इस व्यक्तित्व या पर्सनालिटी की बात करते हैं। होती ना नॉर्मली बातचीत में, है ना, व्यक्तित्व पर हजारों बार बातें होती दिन भर में। लेकिन बाय सब्जेक्ट जब हमें इस पर बात करनी हो या कुछ इसके ऊपर कुछ लिखना हो तो फिर हमारे हाथ रुक जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि हमें इसके जो सामान्य बोलचाल की भाषा में जो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए उतना तो है, लेकिन जब हमें इसे विस्तार देने की बात हमारे सामने आती है तो फिर हम उसके आगे कुछ सोच नहीं पाते, इसे एक प्रॉपर क्रम नहीं दे पाते। तो उसी क्रम के लिए मैं कह रहा हूं कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर 15 तक अगर आपने पूरे लेक्चर लिए तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर फिर चाहे कितना भी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपने पढ़ा हो उस क्वेश्चन को या ना पढ़ा हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर उसी सटीकता के साथ, उसी आधुनिकता के साथ और उसी प्रभावशीलता के साथ उसका उत्तर दे पाएंगे, जितना जो आपने बार बार पढ़ा हो उसका दे पाएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। दरअसल व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी शब्द के पर्सनालिटी, सबसे पहले हम अर्थ से शुरू करते हैं, है ना। व्यक्तित्व जो है ये अंग्रेजी का पर्सनालिटी जो शब्द है उसका हिंदी रूपांतरण है, मतलब ट्रांसलेशन वर्ड है। व्यक्तित्व कहां से आया? डायरेक्टली अगर व्यक्तित्व की बात करें तो ये अंग्रेजी पर्सनालिटी शब्द से आया है। पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतरण है या ट्रांसलेशन है। ठीक है, अच्छा, इस पर्सनालिटी की उत्पत्ति कहां से हुई थी? फिर पर्सनालिटी की उत्पत्ति की बात करते हैं तो पर्सनालिटी की उत्पत्ति दरअसल लैटिन शब्द होता है पर्सोना, है ना। इस पर्सोना से पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई और पर्सनालिटी को हिंदी में हमने ट्रांसलेट किया तो व्यक्तित्व बन गया, और उसी व्यक्तित्व को हमें समझना है। तो व्यक्तित्व का ओरिजिन अगर हम बात करें तो ये पर्सोना से आती है, जो कि एक लैटिन शब्द है। ये पर्सोना का क्या यूज होता है या पर्सोना कहां से आया था? ये तो दरअसल दोस्तों प्राचीन रोम में जो नाटक होते थे, जी हाँ, काव्य के अंदर जो नाटक होते थे ना, नाटक के जो पात्र होते थे जो मुखौटा पहनते थे, मुखौटा, है ना, मुखौटा, उस मुखौटे को ही यहाँ पर्सोना कहा जाता था। लैटिन भाषा में पर्सोना, पर्सोना क्या होता था? एक नाटक करने वाला जो पात्र होता है वो मुखौटा जो पहनता था, उस मुखौटे को ही पर्सोना कहा जाता था। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सनालिटी वर्ड आया है, जो व्यक्तित्व शब्द आया है, ये उस मुखौटे से ही आया है। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति मुखौटा बदलता है यानी कि वो अपनी पर्सनालिटी को बदलता है। एक फिल्म के अंदर एक ही व्यक्ति किसी एक फिल्म में हीरो होता है, किसी में विलन होता है, किसी में साइड हीरो होता है, अलग अलग व्यक्तित्व को, है ना, दर्शाता है वो। तो कैसे? और उसी आधार पर जब पहले प्राचीन समय में जब नाटक हुआ करते थे तो नाटक में जो मुखौटा पहना जाता था वो अपने पात्र के, जो भी उसको पात्रता निभानी है उसके आधार पर मुखौटा पहनता था। तो उसी मुखौटे को यहां पर उस समय पर्सोना कहा जाता था और उसी पर्सोना शब्द से ही पर्सनालिटी शब्द का डेवलपमेंट हुआ है और उसी का हिंदी ट्रांसलेशन वर्ड आया है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का अर्थ केवल बाहरी रंग रूप या पहनावा नहीं है दोस्तों। व्यक्तित्व का अर्थ केवल बाहरी रंग रूप या पहनावा नहीं है, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक और सामाजिक गुणों का एक संगठित रूप है। पर ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो पहले जो पैरा था, इस पहले पैरा में हमने बात की कि जो व्यक्तित्व शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। ये आपने देख लिया सीधे, जो प्राचीन रोम में नाटक हुआ करते थे उस नाटकों के जो पात्र जो मुखौटा पहनते थे उस मुखौटा को पर्सोना कहा जाता था और उसी पर्सोना से व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी शब्द आया है। ये क्लियर हो चुका, उत्पत्ति वाला वर्ड क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो दोस्तों पर्सनालिटी का जो वास्तविक अर्थ है, पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का, वो सिर्फ बाहरी रंग रूप यानी कि आपके कपड़े पहनने से, आपके स्टाइल से मात्र इसी को हम व्यक्तित्व नहीं कह देते, बल्कि व्यक्तित्व जो है एक संगठित रूप है। उस संगठन में कौन कौन आएगा? तो शरीर की गतिविधियां, मानसिक गतिविधियां, उसका संवेगात्मक या सामाजिक जो गुण है वो सब मिलकर के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और ये वो तरीका है जिससे कोई व्यक्ति अपने परिवेश में, मतलब अपने माहौल में, अपने परिवार में, अपनी समाज में, है ना, किस प्रकार से वो तालमेल बिठाता है। तो हर व्यक्ति की पहचान उसकी समाज में या उसकी सोसाइटी में जो पहचान है ना, वो पहचान किससे डेवलप होती है? उसके व्यक्तित्व से डेवलप होती है। अब मान लो ना कि अगर व्यक्तित्व का मतलब सिर्फ पहनावा ही अगर होता, मात्र दिखना मात्र होता, तो व्यक्ति बहुत अच्छा, है ना, अपने जो संबंध है अन्य व्यक्तियों के साथ में बहुत अच्छे ही डेवलप कर लेता, हर व्यक्ति करता।
लेकिन ऐसा तो नहीं है, समाज में हर एक के जो संबंध होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी के अच्छे होते हैं, किसी के बुरे होते हैं, किसी के एवरेज होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो व्यक्तित्व है वो उसके शरीर ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक गुणों से भी निर्धारित होता है। बात समझ आई? तो ये वो तरीका, कौन सा व्यक्तित्व? वो तरीका है जिससे व्यक्ति अपने परिवेश में तालमेल बिठाता है। और किस प्रकार का तालमेल बिठाएगा ये उसके व्यक्तित्व पर जो है निर्धारित होता है, या व्यक्तित्व पर है ना निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए परिभाषा के रूप में अगर देखें दोस्तों तो एक परिभाषा भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए बहुत कारगर होती है, परिभाषा देना जरूरी होता है। हर क्वेश्चन में परिभाषा देना बहुत जरूरी होता है, तो एक परिभाषा भी हम छोटी सी समझ लेते हैं इसकी। दरअसल व्यक्तित्व का मतलब है कि इंसान के अंदर सोचने, महसूस करने और शरीर से जुड़ी सारी क्षमताएं मिलकर कैसे काम करती है और वह व्यक्ति अपने आसपास के माहौल के अनुसार कैसे व्यवहार करता है और ढलता है। परिभाषा है ना, क्या मतलब हुआ? इंसान में उसके सोचने के या महसूस करने या उसके शरीर के साथ जुड़ी क्षमताएं, ये सब एक साथ मिलकर के ये तय करना कि अब वो इंसान किस प्रकार से काम करेगा, और जिस प्रकार से वो काम करेगा उसी प्रकार का माहौल वो अपने आसपास डेवलप कर पाएगा, या अपनी सोसाइटी में वो उसी प्रकार का व्यवहार कर पाएगा और अपने उस व्यवहार में अपने आप को ढाल पाएगा। ये इस परिभाषा का मतलब हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें, देखिए एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट अपने आप से जुड़ा हुआ है, तो एक पॉइंट मात्र से आप ये मत समझिए कि व्यक्तित्व को आप पूरी तरह समझ लेंगे। ये हमने एक सामान्य सा अर्थ समझा है, यहां पर इस स्लाइड में सिर्फ सामान्य सा अर्थ समझा है कि व्यक्तित्व एक्चुअल में क्या होता है। अब व्यक्तित्व को पूरा समझना है ना, तो पूरे जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो तीनों पॉइंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए पूरे इंटरलिंकिंग होते हैं, हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्तित्व के प्रकार, तो अब यहां पर बात ये आती है कि व्यक्तित्व जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कितने प्रकार का हो सकता है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व कितने प्रकार का हो सकता है। तो व्यक्तित्व तो एक व्यक्ति को एक ही मिलता है, अलग अलग तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे फिल्मों में होता है कभी हीरो कभी विलन, तो व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में सारे रोल एक साथ पे कर ले, तो ये संभावना नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं होता है। दरअसल मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया है। मुख्य रूप से कार्ल जूंग का जो वर्गीकरण है ये सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कार्ल जूंग, ये नाम आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, ये आपको इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा आंसर राइटिंग के समय में। तो कार्ल जूंग ही वो मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, मतलब उसको एक आधार दिया है कि व्यक्तित्व कितने प्रकार का हो सकता है, तो उसका एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। और यही वर्गीकरण हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं जब भी इस विषय को पढ़ते हैं, व्यक्तित्व विकास को, तो इसमें कार्ल जूंग के वर्गीकरण को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। ठीक है ना? तो कार्ल जूंग के अनुसार इसे 3 आधारों में वर्गीकृत किया गया है। 3 आधारों पर, कौन कौन सा? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, उभयमुखी, एम्बिवर्ट। 3 आधार है, तीनों आधार आसानी से याद रह सकते हैं, कोई इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ती। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, है ना, ये 3 आधार होते हैं। एक व्यक्तित्व के 3 आधार हो सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति में इन 3 में से कोई सा एक व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर होता है। प्रारंभ के जो 2 है ये स्पेशल है, और आखिरी का जो तीसरा है उभयमुखी, ये सामान्य लोगों में, सामान्यतः अधिकतम लोगों में ये पाया जाता है। कैसे, जरा सुनिए, देखते हैं इसको भी। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व की। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग कैसे होते हैं? सामान्य शब्दों में सुनिए, अपने आप कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने है ना, कुछ याद करने जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखिए अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एकांत में रहना पसंद करते हैं, भीड़ में रहने की अपेक्षा अकेले रहना, कोई भी एक्टिविटी अकेले करना, जैसे किताब पढ़ना या ज्ञानवर्धक कुछ भी सीखना, या है ना, इसमें साइको नहीं वो जोड़ सकते उसको, पागल लोगों को नहीं जोड़ सकते इसमें। अंतर्मुखी लोग वो व्यक्तित्व वाले होते हैं जो अकेले रहना पसंद करते हैं, यानी कि वो अकेले और ज्यादा अकेले ही ज्ञान अर्जित करते रहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि लेखक या वैज्ञानिक हो या बड़े बड़े जो डॉक्टर्स लोग होते हैं या जो भी प्रसिद्ध या फेमस लोग हैं आज के समय में, जो भी ज्ञानी लोग हैं, महाज्ञानी हैं, वो हमेशा अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। याद रखिएगा, है ना। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, ये बहुत कम बोलते हैं,
जहां जरूरत होती है वहीं पर अपना मुंह खोलते हैं, वे अपनी भावनाओं को अंदर ही रखते हैं, है ना, अंदर ही रखते हैं। ऐसे लोगों को ही अंतर्मुखी कहा जाता है। तो ये अंतर्मुखी प्रतिभा वाले लोग या व्यक्तित्व वाले जो लोग होते हैं ना, ये बहुत खास होते हैं सोसाइटी के लिए, बहुत ही खास। अब वहीं पर एक अपोजिट होता है इसका, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ये लोग सामाजिक सामाजिक मिलनसार और वाचाल होते हैं। मतलब क्या हुआ, ये जिससे भी मतलब कि ये अकेले नहीं रह सकते। इनको अगर 1-2 घंटे के लिए अकेला छोड़ दिया जाए ना, तो ये अपना सर पीटने लग जाएंगे। वो कहीं अगर 1-2 महीने के लिए किसी कमरे में बंद कर दो तो ये पागल होकर के निकलेंगे, क्योंकि ये मिलनसार टाइप के लोग होते हैं। इन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना बहुत ही अच्छा लगता है, और इसीलिए समाज को इनकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। जी हाँ, समाज को इनकी बड़ी जरूरत होती है, जो समाज के साथ मिलनसार होते हैं, है ना। तो इन्हें लोगों के बीच में रहना पसंद होता है। जैसे कि उदाहरण भी दिया गया, देखिए यहाँ पर उदाहरण भी, जैसे नेता या सेल्समैन, ये इनके कार्य के आधार पर है। हालांकि इनका ये व्यक्तित्व ये बाद में डेवलप करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व। नेता लोग भी क्या है कि बाद में डेवलप करते हैं, जरूरत बना लेते हैं अपनी लोगों से मिलना। सेल्समैन भी अपनी जरूरत बना लेता है, लेकिन हाँ एक संकेत जरूर होता है ना व्यक्तित्व का, तभी कहीं जाकर के वो इन कार्यों में सफल हो पाता है। जैसे मान लो कि कोई अंतर्मुखी व्यक्ति है, उसे सेल्समैन ही करने के लिए भेज दीजिए आप, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो क्या वो बाहर व्यवहार बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। अगर अंतर्मुखी व्यक्ति को हम नेता बना दें तो शायद वो कभी चुनाव ही ना जीत पाए, या लोगों के बीच में जो है लोकप्रिय ना हो पाए। बात समझ आ रही? और जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था कि अगर बहिर्मुखी व्यक्ति को हम अंतर्मुखी व्यक्ति की तरह अगर एक कमरे में बंद कर दे कुछ किताबों के साथ में, तो क्या होगा उसके साथ? 1-2 महीने बाद निकालिएगा तो उसको सीधे पागलखाना भेजना पड़ेगा, है ना। तो व्यक्तित्व बहुत कुछ निर्धारित करता है व्यक्ति के लिए, बहुत मायने रखता है। उसी प्रकार से एक अन्य कैटेगरी में भी यहां पर कार्ल जुंग ने एक अन्य कैटेगरी भी दी है व्यक्तित्व की, वो है उभयमुखी, जिसे अंग्रेजी में एम्बिवर्ट कहते हैं। उभयमुखी, उभयमुखी क्या होता है? बहुत आसान है याद रखना। अरे जिसमें अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों क्वालिटी हो उसको उभयमुखी कहते हैं। ये व्यक्ति अकेले भी रह लेता है और ये लोगों के साथ भी रह लेता है, इसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं। समय और अपनी जरूरत के अनुसार ये अपने आप को बदलता रहता है। बस समझ आई? तो ये 3 आधार होते हैं व्यक्तित्व के, अच्छे से समझ लीजिए इनको। तो अब देखिए ना कि व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बिना व्यक्तित्व का अर्थ, क्या आपको नहीं लगता कि ये अधूरा था अभी तक? इसीलिए कहा था मैंने, ये तीनों पॉइंट जो है ना एक ही टॉपिक के हैं, तो तीनों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तब कहीं जाकर आपका ये टॉपिक कवर हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि मैंने यहां पर पहली स्लाइड में बोला कि व्यक्तित्व का आशय, तो व्यक्तित्व का आशय वाली स्लाइड को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, दैट्स ऑल, हो गया। ऐसा नहीं होता दोस्त। पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ना है तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं जो अलग अलग स्लाइड में मैं या बुलेट पॉइंट के रूप में लेकर के आ रहा हूं ना, इन सबको समझना जरूरी है, तब कहीं जाकर आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट यही तो गलती करते हैं, है ना। उसको इंटरलिंक करना सीखें आप लोग। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आसान बनाना है पढ़ने के लिए, तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको ज्ञानी बनने के लिए, पीएचडी करने के लिए नहीं यार, कॉन्सेप्टों को याद रखना। जैसे एक सामान्य से हमारी प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होती है कि सर याद नहीं रहता, पढ़ते बहुत है लेकिन याद नहीं रहता। उसके पीछे कुछ भी नहीं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर चले आइए, वीडियो सर्च कर लीजिए, बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, है ना। कोई बाबा मंत्र फूकता हुआ नजर आ जाएगा, कोई जो है बोलेगा कि बस ये खा लीजिए वो खा लीजिए इससे वो। अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो ना उसको पूरी ईमानदारी से वो सही तरीके से पढ़िए। सही तरीके से पढ़ा हुआ आप कभी भूल ही नहीं सकते, आप चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे आप, ठीक है। तो ये 3 आधार होते हैं व्यक्तित्व के, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या, इसके अलावा जो है मतलब कार्ल जूंग के अलावा क्या किसी और ने इसकी परिभाषा नहीं दी, किसी और ने इसको कैटेगराइज नहीं किया? तो ऐसा नहीं है, किया है। और ये लो लाइन अगर आप इसके प्रकार के मतलब कैटेगरी के बाद में अगर जोड़ देते हो तो एग्जामिनर और दिल से खुश हो जाएगा, दिल से नंबर देगा। कैसे? देखिए, आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि साहब कार्ल जूंग की परिभाषा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है आज के समय में, इसलिए मैं कार्ल जूंग के अनुसार ही
यहाँ पर 3 कैटेगरी बता रहा हूँ व्यक्तित्व की, आपने बता दी। उसके बाद में आखिरी में ये भी लिख दिया कि साहब ऐसा नहीं है कि कार्ल जुंग अकेले ही ऐसे विद्वान थे, मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया। इनके अलावा और भी विद्वान थे, जैसे हिप्पोक्रेट्स थे, सेल्डन थे, इन्होंने भी वर्गीकृत किया अलग अलग आधारों पर। जैसे हिप्पोक्रेट्स ने स्वभाव के आधार पर व्यक्तित्व को है ना निर्धारित किया, अलग अलग कैटेगरी में बांटा। वो सेल्डन ने भी जो है शरीर की बनावट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में बांटा। जैसे कुछ लोग गोल होते हैं, कुछ आयताकार होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, इस आधार पर ना। लेकिन इनके जो वर्गीकरण था उनको इतना महत्व नहीं मिल पाया, उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई जितनी कि कार्ल जुंग को मिली है। तो नीचे आप इस लाइन में पढ़ भी सकते। ये सब कुछ मैं आपको क्यों देकर जा रहा हूं, ताकि आप नोट्स को डाउनलोड करके एग्जाम के समय में संभाल के रखें, बार बार रिविजन लगाएं, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में। अभी नोट डाउन करने के बाद फिर जाना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, टॉपिक समझ नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये है व्यक्तित्व के प्रकार। थर्ड पॉइंट इसका आता है निर्धारण इसका होता कैसे है। अभी देखिए, हमने व्यक्तित्व को समझ लिया कि व्यक्तित्व होता क्या है, उसके ओरिजिन को समझ लिया, मतलब उसकी उत्पत्ति को समझ लिया। हमने ये भी देख लिया कि व्यक्तित्व किस टाइप का होता है, उसका अर्थ भी देख लिया सामान्य रूप से, कि सिर्फ दिखावा व्यक्तित्व नहीं होता है, बाहर का ओढ़ना पहनना है ना, ये सब व्यक्तित्व नहीं, बल्कि व्यक्तित्व उसके अंदर से आता है। ये सब भी समझ लिया, परिभाषा भी हमने देख ली, प्रकार भी देख लिए। लेकिन एक सामान्य सा सवाल दिमाग में उठना चाहिए कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन इस व्यक्तित्व मतलब एक व्यक्तित्व, जैसे आपने 3 कैटेगरी बताई, 3 प्रकार बताए, कौन सा प्रकार व्यक्ति पर है ना, किस व्यक्ति के पास होगा, ये कौन निर्धारित करेगा। कौन व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, कौन व्यक्ति बहिर्मुखी होगा, या कौन व्यक्ति उभयमुखी होगा, ये निर्धारित कौन करेगा। क्या ऊपर आसमान में बैठे ईश्वर निर्धारित करेंगे, या घर में माता पिता निर्धारित करेंगे बचपन से ही, या स्कूल कॉलेज का टीचर निर्धारित करेगा, या फिर उसके समाज की संस्कृति निर्धारित करेगी। आखिर वो है कौन कारक जो व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। ऐसे सवाल जब आपके दिमाग में उठने लगेंगे ना, कॉन्सेप्ट अपने आप पूरा हो जाएगा। तो जरा आइए उन्हीं कारकों को देख लेते हैं कि ये व्यक्तित्व आखिरकार कौन निर्धारित करता है। इस लाइन को पढ़िए, कितनी प्यारी लाइन लिखी हुई है कि व्यक्तित्व जो है वो क्या हुआ भाई, तो पेश नहीं किया कुछ भी, एक सेकंड फ्रेंड्स, सब ठीक है, ओके। क्या लिखा है, व्यक्तित्व जो है रातों रात नहीं बनता। ये तो कुछ सफलता जैसी बात हो गई ना, सफलता रातों रात नहीं मिलती, तो जैसे सही हो गया। व्यक्तित्व रातों रात नहीं बनता, बल्कि इसे कई कारक प्रभावित करते हैं, जिन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। अब इस लाइन से आपके दिमाग में कई सारे रास्ते खुल जाने चाहिए। एक बात तो ये पूरी तरह क्लियर हो गई कि व्यक्तित्व जो है ना, अगर आप कोई जैसे मान लेते अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी बनना चाहते हैं, या उभयमुखी है और सिर्फ अंतर्मुखी बनना चाहते हैं, उभयमुखी है अंतर्मुखी बनना चाहते हैं, बहिर्मुखी वाला गुण हटाना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा। ये हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है किस पर, उन कारकों पर जो कारक आपको इसके लिए बनने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। और ऐसे वो कारक जो है ना 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 भागों में से कारकों को बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है, आइए जरा उन 3 भागों को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो जैविक है, वंशानुगत। व्यक्तित्व के कुछ कण, कुछ हिस्से आपको वंशानुगत रूप से प्राप्त होते हैं, जैसे आपके माता पिता से। तो वहीं व्यक्तित्व का कुछ पार्ट जो है ना, वो आपको समाज से मिलता है, यानी कि आपके पर्यावरण से मिलता है, इसलिए इसको एनवायरमेंटल या सोशल फैक्टर कहा जाता है। और कुछ व्यक्तित्व का हिस्सा आपको मनोवैज्ञानिक कारकों से मिलता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स से, मनोवैज्ञानिक कारक से, आपकी बुद्धि की सोचने समझने की क्षमता से। सर कुछ समझ नहीं आया थोड़ा और डिटेल में, है ना। तो आइए थोड़ा सा इन तीनों पॉइंटों को डिटेल में समझते हैं, ताकि आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। शुरू से करते हैं, वन बाय वन इन तीनों को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले लेते हैं जैविक और वंशानुगत कारक। पहला पॉइंट था आपका, है ना, जैविक और वंशानुगत कारक। क्या है ये भाई, जरा देख लेते हैं।
ध्यान से, मैंने क्या कहा आपको, कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आपको फोकस रहना है क्लास में, सब कुछ अपने आप आपके अंदर उतर जाएगा। और मैं आपसे, आजकल का नहीं है यार, मैं पिछले 7-8 सालों से यहाँ पर आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूँ, पूरे अनुभव से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ ना, उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया, क्लासेस अच्छे से ले ली, उसके बाद आप अगर 5000 शब्दों में भी एक क्वेश्चन के आंसर लिखना चाहोगे ना, तो उसी जो है रोचक तरीके से लिख पाओगे, आकर्षित करने वाले शब्दों के साथ लिख पाओगे, इस कम कॉन्सेप्ट के साथ ही। जैसे जैविक और वंशानुगत कारक में मैंने आपके ये 3 पॉइंट बताए हैं, है ना। आनुवांशिकता बता रहा हूं, शारीरिक संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियां। लेकिन इसमें मैं आपको गारंटी देता हूं, इसमें 2 पेज भर सकते हो इस एक पॉइंट के अंदर मात्र, अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। एग्जाम में विस्तार ऐसे ही तो होता है, समझना, फोकस होना क्लास में पहले जरूरी है। देखिए, पहला कारक था आपका बायोलॉजिकल या हेरेडिटरी फैक्टर, यानी वंशानुगत कारक या जैविक। ये क्या होता है जरा सुनिए। इसमें 3 बातें सम्मिलित होती है, एक आनुवांशिकता सम्मिलित होती है, एक शारीरिक संरचना सम्मिलित होती है और एक अंतःस्रावी ग्रंथियां सम्मिलित होती है, जैविक में या वंशानुगत कारक में। अब ध्यान से इनको मिक्स मत कर देना, ध्यान से सुनते चलिएगा। आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिकता का मतलब क्या होता है कि जो भी गुण आपको आपके माता पिता से मिले हैं, ये माता पिता से मिलने वाले जो गुण हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। जी हां, जैसे आपका रंग कैसा है, आंखों का रंग कैसा है ना, आपका कलर कैसा, रंग कैसा है, बुद्धि, कद काठी कैसी, लंबाई है, ठिगने हो, मोटे हो, पतले, जो भी आपकी शारीरिक संरचना कुल मिला करके, है ना, कि आपका शरीर किस प्रकार का है, तो आपके शरीर के जो अंग है वो किस प्रकार के हैं, ये निर्धारित करता है कि आपका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, आपके उस प्रकार के व्यक्तित्व को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दूसरी बात, शारीरिक संरचना, आपके शरीर की बनावट कैसी है। अगर आपके शरीर की बनावट बहुत अच्छी होगी, मतलब लगभग 5.5-6 फीट की आपकी हाइट होगी, शरीर हेल्दी होगा, अच्छा खासा हेल्दी होगा, तो क्या होगा, आपके अंदर आत्मविश्वास ज्यादा होगा। लेकिन अगर वहीं दुबले पतले हो, बहुत ज्यादा दुबले पतले हो, है ना, हाइट भी अच्छी खासी नहीं है, तो क्या होता है, ऐसे लोगों में आत्मविश्वास जरा कमी देखा जाता है। सामान्य सी बात है ये, स्वस्थ भी नहीं है वो, तो आत्मविश्वास नहीं होगा। तो इसलिए कहा गया कि शारीरिक संरचना भी उस व्यक्तित्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसी शारीरिक संरचना आपकी है, स्वस्थ है, हष्टपुष्ट है, जिम में जाते हैं, बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं, योग ध्यान वगैरह सब करते हैं, तो बिल्कुल उसी प्रकार के अंतर्मुखी टाइप के व्यक्तित्व को आप आकर्षित करेंगे, है ना। तो आनुवांशिकता आपने समझा, आनुवांशिकता यानी माता पिता से जो भी गुण आपको मिले हैं वो आपके व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। शारीरिक संरचना आपकी व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे हार्मोन का असंतुलन व्यक्ति के स्वभाव को क्रोधी या शांत बना सकता है। जी हाँ, आपकी जो ग्रंथियां हैं उनका बैलेंस भी बहुत जरूरी है शरीर के अंदर। अगर वो बैलेंस्ड होंगी तो क्या होगा कि आपका जो गुस्सा है, क्रोध है, या आपको शांत रहने की जो क्वालिटी है आपकी, ये भी बैलेंस रहेगी। जरूरत से ज्यादा शांत रहना भी सही नहीं है और क्रोधी होना भी सही नहीं है। समय पर क्रोध आना भी जरूरी है, समय समय पर शांत रहना भी बहुत जरूरी है ना। तो किसी भी चीज की अति हमेशा बेकार होती है। तो यहां पर जैविक या अनुवांशिक कारकों में आप ये 3 पॉइंटों को विशेष रूप से याद रखेंगे, आनुवांशिकता, शारीरिक संरचना और अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये 3 बातें विशेष रूप से अनुवांशिक कारकों के तहत आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जैसे आप किस व्यक्तित्व के हैं या आपके अंदर कौन सा व्यक्तित्व है, ये भी आपको प्रभावित करेगा। लेकिन वहीं जब हम दूसरे प्रकार की बात करते हैं, दूसरे प्रकार में सामाजिक कारक, जिसको हमने कहा था सोशल फैक्टर या पर्यावरणीय, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर, है ना। तो समाज से क्या मिलता है आपको, जरा सुनिए ध्यान से। यहां पर भी आपको 3 पॉइंटों के माध्यम से मैं बताऊंगा कि समाज किस प्रकार से आपको प्रभावित करती है, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। कैसे, देखिए, सबसे पहले तो आपके समाज के तहत आपको परिवार ही मिलता है। उसके बाद में आप विद्यालय जाते हैं, और विद्यालय से जब आप थोड़ा अच्छे से परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद आप समाज में उठेंगे बैठेंगे, तो वहां से आपकी संस्कृति आपको टीस मारेगी, है ना, कि आपको कौन से व्यक्तित्व को अपनाना है।
अब ये डिपेंड करता है क्या है, तो हर व्यक्ति के जो पारिवारिक माहौल होता है वो अलग होता है। हर व्यक्ति का विद्यालय में, मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि एक स्कूल है या कॉलेज है उसमें हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सब एक जैसे तो नहीं होते, है ना। क्यों नहीं होते एक जैसे? उसके पीछे कारण आनुवंशिक कारण, वंशानुगत कारक, है ना, कि उसको माता पिता से क्या मिला है, शरीर की संरचना कैसी है, अंतर्ग्राही कैसे काम करती है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ सकता था कि सर विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं तो हजारों बच्चों का व्यक्तित्व एक जैसा होना चाहिए, एक स्कूल में पढ़ने वाले या एक कॉलेज में पढ़ने वाले, एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों का। लेकिन एक जैसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिर्फ विद्यालय ही उसके व्यक्तित्व को नहीं गढ़ता, बल्कि अन्य कारक भी है जो उसको प्रभावित करते हैं, है ना। तो पर्यावरणीय सामाजिक कारक आपके व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं? जैसे परिवार, तो परिवार जो है व्यक्तित्व निर्माण की पहली पाठशाला होती है आपकी, कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। ये सबसे पहले इसका निर्धारण जो होता है ना, ये आपका परिवार करता है, कि आपका परिवार का परिवेश यानी कि आपका माहौल कैसा है, परिवार में आपके माता पिता का व्यवहार कैसा है, उन्होंने किस प्रकार के परिवेश में आपको ढाला है। बात समझ आ रही है आपको, है ना। तो उसी प्रकार से जब आप परिवार से निकल करके फिर कहां जाएंगे? विद्यालय में, स्कूल में। तो स्कूल में जो आपका परिवेश बनाते हैं या परिवेश का निर्माण करते हैं वो होते हैं आपके शिक्षक। और उसके बाद में स्कूल के अंदर ही शिक्षकों के बाद में जो नंबर आता है वो आता है आपके यार दोस्तों का, मित्रों का। तो शिक्षकों का मार्गदर्शन और मित्रों का साथ, ये आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। शिक्षक आपको कैसे मिले हैं, है ना, दोस्त आपको कैसे मिले हैं, किन दोस्तों की संगति आपने रखी है, उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। और फिर उसके बाद में जब आपने अच्छे से पढ़ लिख लिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप पहुंचे संस्कृति में, है ना। उदाहरण तो बहुत सारे अभी देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी कुछ, छोड़िए यार फालतू उदाहरण भी नहीं लेना जिनसे ना मूड खराब हो जाए। उदाहरण बहुत सारे हैं, पढ़ लिखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे वाहियात काम करते हैं कि शर्म आती है उनको बोलते हुए कि वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, ना। समझ होंगे आप लोग वैसे मेरे इशारे को। तो व्यक्तित्व का निर्माण परिवार से शुरू होता है, विद्यालय में डेवलप होता है, संस्कृति उसको अंतिम आयाम देती है। अब डिपेंड करता है कि परिवार से अच्छे संस्कार आपको मिले, विद्यालय से भी आप कुछ बहुत कुछ अच्छा सीख के आए, बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपने डेवलप कर ली, लेकिन आपने संस्कृति गलत पकड़ ली, आपने माहौल गलत पकड़ लिया, समाज गलत पकड़ ली, है ना। पढ़ लिखने के बाद में अगर आपने संगति गलत पकड़ ली तो आपके रीति रिवाज, आपके मूल्य, सबका स्वाह हो जाएगा, सब तहस नहस हो जाएंगे। वो मिलेगा क्या आपको? आपके व्यक्तित्व की बर्बादी। तो विद्यालय में शिक्षकों का मार्गदर्शन और मित्रों का साथ सामाजिक गुणों का विकास करता है। तो वही संस्कृति, हम जिस समाज या संस्कृति में रहते हैं वहां के रीति रिवाज और मूल्य जो है हमारे व्यक्तित्व में ढल जाते हैं। आप चले जाइए अफगानिस्तान में, तालिबानियों के साथ रहिए, तो आपका व्यक्तित्व कुछ और रहेगा, है ना। इंडिया में रहोगे तो आपका व्यक्तित्व कुछ और रहेगा। व्यक्तित्व निर्धारित होता है, जन्मजात नहीं होता, ये बात याद रखिए। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके परिवेश पर सबसे ज्यादा आधारित होता है, परिवेश पर, है ना। तीसरा जो कारक है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है वो होता है मनोवैज्ञानिक कारक। कहीं कहीं पर जो है ना, ये भी बहुत भूमिका निभाते हैं हमारे व्यक्तित्व को डेवलप करने में। बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति और संवेग। बुद्धि है लेकिन रुचि नहीं है उस काम में, अभिवृत्ति है, संवेग नहीं है। व्यक्ति की सोचने की क्षमता, उसकी पसंद नापसंद उसके व्यक्तित्व को, है ना, बहुत अच्छे से डेवलप करती है या निर्धारित करती है कि व्यक्ति में कौन सा गुण आएगा, किस गुण को निकाल के फेंकना है। ये सारी चीजें उसके मनोवैज्ञानिक कारक भी निर्धारित करते हैं। तो ये तीन विशेष मैंने कारक बताए हैं, तीन कारक, है ना। कौन कौन से मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपके कारकों को भूले नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिक्सअप हो चुका है। सबसे पहले तो आपका वंशानुगत कारक, एक पॉइंट याद रखिए, वंशानुगत कारक। वंश के आधार पर आपको क्या क्या मिला है? अनुवांशिकता, शारीरिक संरचना, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये आपको कोई और नहीं दे पाएगा, सामाजिक परिवेश नहीं दे पाएगा,
है ना, बाहर से नहीं मिलेगा, ये आपको अनुवांशिक रूप से मिला हुआ है। अब ये किस टाइप का मिला है, ये आपको उस रास्ते पे चलने के लिए, है ना, प्रेरित करेगा। कौन सा व्यक्ति तो आपको चुनना है। जब आप चुन लिया, उसके बाद में अब आपको समाज आगे धकेलेगा। तो समाज में आप आओगे सबसे पहले परिवार में, फिर विद्यालय में, फिर संस्कृति में, यहां से आपका व्यक्तित्व निर्धारित होगा। और लास्ट में कुछ बची खुची जो कमियां होती है वो हमारे मनोवैज्ञानिक कारकों पर डिपेंड करती है, फिजिकल साइकोलॉजिकल जो हमारे फैक्टर होते हैं उन पर डिपेंड करती है कि हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, हमें किसी कार्य में रुचि है या नहीं है, इस पर भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत असर पड़ता है। तो ये 3 वो कारक थे जो हमारे व्यक्तित्व को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। कमेंट करके बताइएगा समझ आया या नहीं है, कमेंट जरूर किया करें आप लोग। इतनी मेहनत करते हो, देखते हो ना, घंटे घंटे पर लेक्चर देखते हो, पढ़ रहे हो ईमानदारी से। मैं आप पढ़ने वालों को ही बोल रहा हूं। अब सुनिए ना, लेक्चर जब लगभग खत्म होने वाला है तब मैं अगर कमेंट करने का बोल रहा हूं तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं जो ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, कमेंट करके। तो उससे क्या होता है ना, मुझे एक थोड़ा सा नोटिफिकेशन मिल जाता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, रुचि ले रहे हैं पढ़ने में। क्लियर? चलिए, तो अब जरा हम ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे कि जो व्यक्तित्व है उसको, है ना, एक सामान्य सी भूमिका में हम कैसे समझ सकते हैं, तो वो मैंने आपको 3 पॉइंटों के माध्यम से समझाई है। अब हम जरा बात कर लेते हैं एग्जाम टिप की। अब आपको याद आना चाहिए कि सबसे पहले जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, माफ कीजिएगा 2 क्वेश्चन बताए थे आज के टॉपिक से जो संबंधित थे, है ना, तो उन 2 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं और जो टॉपिक मैंने आज अभी समझाया है, तो इस टॉपिक को आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो ये टिप भी जरा आप समझते हुए चलिएगा। और ये हमेशा याद रखना है आपको ना, इसके लिए मैं आपको यहाँ पर पूरा लिख करके भी लाया हूं। ऐसे ही बोल सकता था, लिख कर लाया, ताकि आप जब रिवीजन लगाएंगे, जब पढ़ेंगे ना, तो ये सारी बातें मेरी आपको अपने आप याद आती चली जाएगी। चलिए, सबसे पहले मैं फिर वो रिपीट कर रहा हूं, ये पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं। अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है, जो क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उनका आंसर आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सुनिए, सबसे पहले तो आपको भूमिका और परिभाषा देनी है। बुलेट पॉइंट के रूप में पहले भूमिका और परिभाषा लिखोगे। और जैसे ही इस पॉइंट की शुरुआत करोगे, तो क्या सबसे पहले शुरुआत करोगे आप पर्सोना शब्द से, मतलब प्राचीन रोम के जो मुखौटा था, है ना, उस पर्सोना से। ठीक है, तो पर्सोना शब्द से आप अपने उत्तर की शुरुआत करोगे और कम से कम किसी एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा जरूर लिखोगे। जैसे इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध परिभाषा है वो है ओलपोर्ट की, ओलपोर्ट। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सामान्य से भूमिका के रूप में जब आप उत्तर की शुरुआत करेंगे तो पर्सोना से शुरुआत करेंगे, ताकि एग्जामिनर जैसे ही पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि यार पर्सोना की बात कर रहा है, मतलब इसको वाकई में इस कॉन्सेप्ट का नॉलेज है। पर्सोना की बात कर ली, उसके बाद परिभाषा, आप ओलपोर्ट की परिभाषा दे दीजिए। ठीक है ना, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे आप, तो फिर क्या करना है आपको, जैसे आप सेकंड पॉइंट पर आते हैं, अब आप कोशिश करें कि आप एक फ्लो चार्ट बना पाए, एक चार्ट बना पाए। चार्ट में क्या होता है ना कि गागर में सागर समझ आती है। और इस गलतफहमी से हमेशा दूर रहिएगा कि बीए में कॉपी भरेंगे तो ही नंबर मिलेंगे। नहीं दोस्त, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलते, बल्कि अच्छा लिखने से नंबर मिलते हैं। फ्लो चार्ट अगर आप बना दोगे तो 2 पेज का काम 1 पेज में ही हो जाएगा। तो ये गलती से ही मत सोचना कि फ्लो चार्ट में पेज कम भरा रहा है इसलिए फ्लो चार्ट का यूज ना करूं। फ्लो चार्ट में नंबर बहुत प्यारे मिलेंगे, इसलिए कोशिश करना कि फ्लो चार्ट आप बना पाए। जैसे मैंने लास्ट में निर्धारक कारक बताए थे, निर्धारक कारक में आप 3, है ना, ब्रांच बनाइए अलग अलग, तीनों ब्रांच में पूरा तीनों कारकों को एक साथ दर्शा दीजिए। क्लियर है? इससे क्या होता, परीक्षक पर प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। इसके बाद में एक विशेष ध्यान रखना इसमें कि पैराग्राफ की, बड़े बड़े पैराग्राफ की जगह आपको बुलेट पॉइंट का यूज करना है। बुलेट पॉइंट का पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम टिप दे रहा हूं, तो कितने पॉइंट हो चुके, 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट वाइज में क्या होता है ना कि एग्जामिनर पॉइंट पढ़ेगा, समझ जाएगा कि आप किस ऑथेंटिसिटी के साथ में आप पॉइंट दे रहे हैं, कितनी विश्वसनीयता उन पॉइंटों में है। पॉइंट को पढ़ के ही एग्जामिनर समझ जाता है। और लास्ट में निष्कर्ष के रूप में आप क्या करेंगे, 2-3 लाइन में एक छोटा सा निष्कर्ष भी लिखेंगे, जिसमें व्यक्तित्व, जन्मजात और अर्जित गुणों का मिश्रण को आप जो है साथ में लिख दोगे। निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में आप बताओगे कि जो व्यक्तित्व है
व्यक्तित्व जन्मजात भी होता है और बाद में उन कुछ गुणों को अर्जित भी हम कर सकते हैं, जैसे समाज से, स्कूल से, परिवार से। उन गुणों के बारे में भी आप 4-5 लाइन का एक छोटा सा निष्कर्ष भी आप लिख दोगे। नंबर पर डिपेंड करता है कि आप कितनी लाइनों का यूज कर रहे हैं ना। जहां पर जैसे मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 5-6 लाइन में निष्कर्ष खत्म कर दीजिए, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं 10 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर थोड़ा सा आप लाइनों को और बढ़ा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो इस तरह से पूरा आज का जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इस प्रोफार्मा के अनुसार आपको आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। चलिए अब हमारे एग्जाम का इस सेशन का लास्ट पॉइंट बच जाता है 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। इनको भी सुनते चलिएगा ताकि याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े। देखिए 5 क्वेश्चन मात्र दे रहा हूं, हर टॉपिक में, हर क्लास में दूंगा मैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, पर्सोना जो है शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास में समझाया है कि इसका मतलब होता है मुखौटा या नकाब, जो व्यक्ति है ना, जो नाटक के पात्र पहना करते थे, मुखौटा, ठीक है। ऑप्शन यहां पर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं व्याख्या भी करके लाया हूं। देखिए जैसे प्राचीन काल में क्या था, नाटक के पात्र अपनी भूमिका के अनुसार मुखौटा पहनते थे, जो उसको पात्रता मिली है ना, उसके अनुसार वो मुखौटा पहनता था, उसको पर्सोना कहा जाता था। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो अपनी ऊर्जा आंतरिक दुनिया और विचारों से प्राप्त करता है क्या कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ऊर्जान्वित होता है, कहां से, अपने आप से होता है, अंदर से होता है, अपने विचारों से होता है। कौन सी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है वो, कौन सी पर्सनालिटी वाला व्यक्ति होता है वो, बहिर्मुखी होता है, उभयमुखी, अंतर्मुखी या मिलनसार। तो मिलनसार तो कोई व्यक्तित्व है नहीं इसमें, है ना, 3 ही है, बहिर्मुखी, उभयमुखी, अंतर्मुखी। तो अंदर से कौन ऊर्जा लेता है, अंतर्मुखी, क्योंकि ये एकांत प्रिय होता है व्यक्ति, एकांत प्रिय, ये अपने आप से ही ज्यादातर सीखता है ना। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। व्याख्या को आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व के मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन, क्या लिखा हुआ है, मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन। दरअसल ये एक परिभाषा है व्यक्तित्व की, मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन। यार पेन का भाग रहा है पेन की शायद नोक खराब हो चुकी है यार, चेंज करवाना पड़ेगा इसको, ठीक है कोई बात नहीं ना। पूरी दशा ही बिगाड़ दिया, देखिए ना, कुछ शब्दों को ही काट दिया। मनोशारीरिक तंत्र का गत्यात्मक संगठन, ये परिभाषा है, किसने दी, ये पूछा गया है। तो सिगमंड फ्राइड ने, या G.W. ऑलपोर्ट ने, वाटसन ने, स्किनर ने। तो याद रखिएगा व्यक्तित्व के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जिनकी परिभाषा है ऑलपोर्ट, इतना याद रखना बस, ऑलपोर्ट, है ना, चलेगा, इतना हो जाएगा आपका काम। ऑलपोर्ट की ही ये परिभाषा है, ठीक है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक मैंने आपको बताया बायोलॉजिकल, है ना। जैविक निर्धारक कौन है, विद्यालय का वातावरण है, मित्र मंडली है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या संस्कृति है। पढ़ चुके हो आप लोग, चाहो तो कमेंट में आंसर भी दे सकते हो मुझे, लेकिन आप लापरवाही बरतोगे मुझे पता है, आप दोगे नहीं, बोलने से कोई मतलब ही नहीं है। हर बार तो बोलता हूं लेकिन अब करते हो नहीं, मतलब भी क्या बोलने से, है ना। ये आपके दायित्व को सुनिश्चित करती है कि जिससे आप पढ़ रहे हो उसके प्रति कितने संवेदनशील हो आप। छोड़िए, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक कौन सा, विद्यालय का वातावरण है। विद्यालय का वातावरण कहां से मिलता है, समाज से मिलता है ना। मित्र मंडली, ये भी समाज से ही मिलेगी। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अनुवांशिक और जैविक, सही है। संस्कृति भी समाज से मिलेगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, हार्मोन्स जो होते हैं ये जैविक, है ना, कारकों को निर्धारित करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हार्मोन्स और शारीरिक बनावट जैविक कारकों के अंतर्गत आते हैं, जबकि बाकी सभी पर्यावरणीय या सामाजिक कारक है। क्लियर है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो हमने देखा था, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जिनमें दोनों गुण होते हैं वो उभयमुखी होते हैं, उसमें बातचीत क्या करना है ना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है। तो अधिकांश लोग इसी श्रेणी में आते हैं जो परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। तो इस तरह से आज का आपका पहला सेशन कंप्लीट होता है, पहली मॉडल क्लास कंप्लीट होती है। कल वाले सेशन में हम यूनिट फर्स्ट के
सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या नाम है? व्यक्तित्व विकास में नैतिक और सामाजिक मूल्य। मैं आपको प्रारंभ में बोल चुका हूं टोटल 15 क्लास होगी, टोटल 15 क्लास, जिसमें पहली क्लास कंप्लीट हो चुकी है, कल सेकंड क्लास पर डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से पूरे 15 टॉपिक, 15 क्लास के 15 कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं, इन सब पर क्लासेस होगी, कंटिन्यू होगी और यूट्यूब पर ही होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कोई चार्जेस आपसे आगे नहीं लिया जाएगा किसी क्लास का, है ना। हाँ, एक बात का अनाउंसमेंट मैं अभी करना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट और कॉल आ रहे हैं पिछले साल की, तो बोल रहे हैं कि सर पिछले साल की तरह जो आपने मॉडल पेपर दिए थे वो मॉडल पेपर की नोट्स हमें अवेलेबल करवा दीजिए। तो उन बच्चों के लिए अनाउंसमेंट है, मॉडल पेपर की नोट्स जो है, आंसर शीट जो होती है ना, वो कंप्लीट है। कंप्लीट मॉडल पेपर क्वेश्चन आंसर सहित जो आईएमपी क्वेश्चन 2026 एग्जाम के लिए है वो रेडी है। जो भी बच्चे लेना चाहे, नंबर दिए गए, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आप सभी को पता है, अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट अकेले की आप अगर नोट्स चाहते हैं आईएमपी क्वेश्चन आंसरों की, तो वो 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। और आप ऑल सब्जेक्ट की चाहते हो, फाउंडेशन कोर्स को छोड़ करके, अगर आप जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल, है ना, इन सभी सब्जेक्टों की अगर आप नोट्स चाहते हो आईएमपी, तो वो 249 के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। आप बिल्कुल इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हो, ठीक है। इसी तरह से फाउंडेशन की नोट्स भी रेडी है, आप चाहें तो 149 के सब्सक्रिप्शन के साथ में फाउंडेशन के चारों सब्जेक्ट की नोट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर सेम है, जो भी चाहे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेकर पेज का और सेंड कर देंगे व्हाट्सएप पर, इतना पर्याप्त तो होगा। आपको टीम समझा देगी क्या करना है, कैसे सब्सक्रिप्शन मिलेगा, क्लियर है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आगे की 15 क्लासेस भी आप मुझे, मेरी जो आगे आने वाली 15 क्लासेस है तब तक अगर आप मुझे झेल पाओगे, है ना, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इसके अलावा सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपने अगर सेशन के एंड तक आप सेशन को देख रहे हैं, लेक्चर को देख रहे हैं, पूरा लाभ ले रहे हैं, तो लेक्चर को अगर देखिए पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अपना रिएक्शन जरूर दिया करें। यहीं पर नहीं, कहीं पर भी आप कहीं भी क्लासेस देखें, अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर ने अच्छा पढ़ाया है, सब हमारे लिए हेल्पफुल है, वो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी के साथ में क्लासेस लेके आ रहे हैं, तो लाइक कर दीजिए। और कहीं कमी नजर आती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी कमी है, तो कमेंट में बताइए सर आप ये कमी है, तो कोई भी होगा सामने वाला, चाहे मैं क्यों ना हो, सुधार करेंगे उसमें। और अगर आपके अनुसार क्लासेस नहीं आ रही है या नहीं पढ़ाया गया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।